हेलो लिसनर्स, वेलकम बैक टू द हॉरर गाय पॉडकास्ट। आज की कहानी आई है भारत के एक दूर दराज कोने से, असम की सरहदों से, जहां सन्नाटा सिर्फ रातों में नहीं बल्कि दिन के उजाले में भी पीछा करता है। ये कहानी हमें भेजी है हमारे एक लिसनर अंकुर ने, और जो बात इस कहानी को और भी डरावना बनाती है वो ये है कि सब कुछ हुआ दोपहर के टाइम में, लेकिन फिर भी हर चीज पर एक अजीब सी परछाई थी, किसी ऐसे से सामना जो दिखा भी और नहीं भी। और फिर एक ऐसा पीछा शुरू हुआ जो बस 2 रातों में उसकी जिंदगी की हदों को हिला गया। अब मैं पढ़ने जा रहा हूं अंकुर की कहानी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने हमें भेजी है। हाय विराज, मेरा नाम अंकुर है और मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूं। मैं काफ़ी टाइम से द हॉरर गाय पॉडकास्ट सुनता आ रहा हूं और सच बताऊं तो मैं आपका फ़ैन बन गया हूं। बहुत सारे लोग अपनी कहानियां यहाँ शेयर करते हैं और आज मैं भी अपनी कहानी भेज रहा हूं, ये उम्मीद करते हुए कि शायद मेरी बात भी लोगों तक पहुंचे, ताकि उन्हें भी पता चले कि डर सिर्फ रात के अंधेरे में नहीं छुपा होता। कई बार वो तुम्हें दिन के उजाले में भी पकड़ सकता है। तो बात है 2018 की। वक्त मेरी पोस्टिंग असम के एक रूरल इलाके में हुई थी, सीधा भूटान बॉर्डर के करीब। बहुत ही शांत इलाका था, लेकिन उस शांति में एक अजीब सी हैवीनेस थी, जैसे हर चीज कुछ कहने की कोशिश कर रही हो लेकिन बोल नहीं पा रही हो। खैर, सरकारी नौकरी थी तो ज्यादा टाइट स्केड्यूल नहीं था। मैं रोज करीब दोपहर 2 बजे ऑफिस से निकल जाता था। अब असम के गांवों की बिजली आप जानते हो कैसी होती है, कभी है कभी नहीं। और उस वक्त मैं गेमिंग में बहुत डूबा हुआ था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं गांव में नहीं रहूंगा, बल्कि पास के टाउन में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लूंगा। वहां से रोज बाइक से 35 किलोमीटर का ट्रैवल करता था। रास्ता एकदम पक्का और स्मूथ था, लेकिन सुनसान, जैसे कोई रास्ता नहीं बल्कि कोई भूला हुआ ट्रेल हो। लगभग 20 किलोमीटर तक दोनों तरफ सिर्फ बांस के लंबे लंबे पेड़ थे। कोई घर, कोई दुकान, कुछ नहीं। बहुत ही रेयर होता था कि कोई ट्रक दिख जाए या कोई लोकल आदमी अपने जानवरों को लेकर चलता हुआ दिख जाए। और जब कोई रास्ता इतना खाली होता है तो आदमी की नज़र अपने आप ही सतर्क हो जाती है। अब उस दिन करीब 3 बजे दोपहर का वक्त था। मैं रोज की तरह बाइक से अपने रूम की तरफ जा रहा था। रास्ता वही, मौसम वही, सब कुछ यूजुअल लग रहा था, जब मेरी नज़र पड़ी एक औरत पर। वो मेरे लेफ्ट साइड रोड पर चल रही थी, ट्राइबल कपड़े पहने हुए, और उम्र कोई 30 साल के आसपास रही होगी। मैं बाइक की स्पीड कम नहीं करता, लेकिन इंस्टिंक्टिवली जैसे ही मैं उसे पार करता हूं, मेरी नज़र रियर व्यू मिरर में जाती है, शायद उसका चेहरा देखने के लिए, और वहां कोई नहीं था। 1 सेकंड के लिए मैं कंफ्यूज हो गया। पीछे देखा, खाली रोड, दोनों तरफ बैम्बू के पेड़, और बिल्कुल कोई नहीं। मैं बाइक एकदम किनारे रोक देता हूं। दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, वो औरत कहां गई? इतना खुला रास्ता और उसके गायब होने की कोई वजह भी नहीं थी। वहां कोई गली नहीं, कोई मोड़ नहीं, कोई घर तो बिल्कुल नहीं, सिर्फ बांस के पेड़, और उस पेड़ों के बीच भी इतनी जगह नहीं कि कोई इंसान उसमें छिप जाए। कुछ पल वहीं खड़ा रहा, नजरें इधर उधर दौड़ाई, लेकिन न कुछ हिला न कुछ दिखा। फिर सोचा कि शायद दिमाग का वहम हो, मगर मन में कहीं कुछ चुभ रहा था। डर नहीं था, हाँ, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी जरूर थी। मैंने वहीं झाड़ियों की तरफ मुंह करके पेशाब किया, फिर बाइक स्टार्ट की और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रास्ते भर मन में वही चेहरा घूमता रहा, जो मैंने देखा भी और नहीं भी। लेकिन जैसे जैसे मैं अपने रूम के करीब पहुंचा, सब कुछ फिर से सामान्य लगने लगा। रात को खाना खाया, थोड़ी गेमिंग की, और फिर करीब 1 बजे बत्ती बुझा दी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। करीब 3 बजे रात मेरी नींद अचानक खुलती है। आंखें तो खुली थीं, लेकिन पूरा शरीर जैसे जकड़ा हुआ था, हिल भी नहीं पा रहा था। मैं समझ गया, ये वही पुरानी नींद में जकड़ जाने वाली हालत है जो पहले भी मुझे कई बार हो चुकी थी। तो मैंने वही किया जो मैं हमेशा करता था, आंखें बंद कर लीं और मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। पर इस बार
कुछ अलग था। कुछ पल बीते ही थे कि मुझे लगा किसी ने मुझे पीछे से बाहों में भर लिया है। वो स्पर्श बर्फ जैसे ठंडे हाथों का था जो मेरी पीठ और गर्दन तक सिहरन पहुंचा रहा था। अब मैं डर गया था। पहली बार उस हालत में मुझे किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? कुछ क्षण चुप्पी रही। फिर एक औरत की आवाज आई, ना कठोर ना डरावनी, बल्कि मीठी, जैसे कोई लोरी गा रहा हो। उसने कहा, तुम नहीं जानते मुझे, नाम जानकर क्या करोगे? अब तो मेरी हालत बिल्कुल खराब थी। मैं हकलाते हुए बोला, मां, मुझे अकेला छोड़ दो। उसने जवाब दिया, नहीं, मैं अब तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने बड़ी मुश्किल से पूछा, क्यों? उसने कहा, क्योंकि तुम ही तो मुझे ढूंढ रहे थे। उसके आखिरी शब्दों ने मेरे भीतर जैसे कोई ताले खोल दिए हों। क्योंकि तुम ही तो मुझे ढूंढ रहे थे। यह सुनते ही मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब मेरे साथ सच में हो रहा है या मैं कोई सपना देख रहा हूं। लेकिन उस ठंडे स्पर्श की असलियत और वो धीमी सांसों में घुली आवाज, यह सपना नहीं था, यह हकीकत थी। कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह जब जागा तो पूरा बदन तप रहा था, जैसे तेज बुखार हो। शरीर टूट रहा था, सिर भारी था और अंदर से एक बेचैनी सी थी, जैसे कोई मुझे हर तरफ से घूर रहा हो। मैं उस दिन ऑफिस नहीं गया, बस चुपचाप अपने कमरे में पड़ा रहा। कुछ खाने का मन नहीं, किसी से बात करने का मन नहीं। टीवी ऑन किया, गेमिंग की कोशिश की, लेकिन मन कहीं नहीं लग रहा था। बस वही आवाज कानों में गूंजती रही, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उस रात मैं बहुत घबराया हुआ था। अकेले उस कमरे में रहना अब मुश्किल लग रहा था। मम्मी पापा से बात करने का मन किया, लेकिन फिर सोचा, क्या बताऊं उन्हें? क्या कहूं कि एक आत्मा मेरे साथ है? वो तो हंस देंगे। उस रात बत्ती बंद करके लेटा और मन में बस यही सोचता रहा कि अब फिर क्या होगा। तो रात करीब 3 बजे एक बार फिर वही सन्नाटा टूटता है। इस बार मैंने हिलने डुलने की कोशिश नहीं की, बस आंखें बंद करके पड़ा रहा। और तभी फिर वही ठंडे हाथ मेरी पीठ पर रेंगते हैं। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे फिर से जकड़ लिया हो, लेकिन इस बार मैंने कुछ नहीं कहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं भीतर ही भीतर कांप रहा था, लेकिन बाहर से शांत बना रहा। तभी उस आवाज ने फिर पूछा, तुम मुझसे बात नहीं करोगे? मैं चुप रहा। वो फिर बोली, तुम्हें मेरा साथ अच्छा नहीं लगा? मैं अब भी कुछ नहीं बोला। वो धीमे से बोली, मेरे पति को भी मेरा साथ अच्छा नहीं लगा था, उसने मुझे मार दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने आंखें बंद रखते हुए ही पूछा, के कहां? उसने जवाब दिया, फलां गांव चले जाना, चाय की दुकान के पास पूछना, लोग सब बता देंगे। अब मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। उसकी आवाज में न तो प्यार था न नफरत, सिर्फ एक सच्चाई थी जो कांटों की तरह मेरे दिल में चुभ रही थी। भर रही सुबह हुई, लेकिन मेरे लिए वो एक आम सुबह नहीं थी। बदन में अब भी बुखार था, लेकिन उस डर और उलझन के सामने ये बुखार कुछ भी नहीं लग रहा था। अब मन में बस एक ही बात थी कि मुझे इस सब का सच जानना है। मैं और डर के साए में नहीं जी सकता। इसीलिए मैंने तय किया कि आज मैं उस गांव जाऊंगा, जिस गांव का नाम उस आत्मा ने सपने में लिया था। उस जगह का जिक्र सुनकर दिमाग में एक ही नाम आया, राम। राम जो ऑफिस का अटेंडेंट था, लोकल आदमी था, हर इलाके को जानता था। मैंने ऑफिस जाकर राम को साइड में बुलाया और जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था सब बता दिया। पहले तो उसने मुझे बहुत गौर से देखा, जैसे सोच रहा हो कि मैं मजाक कर रहा हूं या सच। लेकिन जैसे ही मैंने उस महिला की बातें बताई, उसका चेहरा एकदम बदल गया। बिना कुछ पूछे वो बोला, साहब चलिए मैं सब दिखाता हूं। और फिर हम दोनों उसी बाइक पर निकल पड़े उस गांव की तरफ। करीब आधे घंटे के सफर के बाद हम एक बेहद छोटे से गांव पहुंचे, जंगल के बीच छुपा हुआ, जहां मुश्किल से 15-20 घर थे और एक पुरानी सी चाय की दुकान। वहां पहुंचकर राम ने दुकान वाले से बात की। दोनों ने आपस में उनकी भाषा में कुछ बातचीत की। फिर दुकानदार ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी बात थी, जैसे मैं किसी राज को छूने वाला हूं। फिर उसने राम से कहा, हाँ वो औरत लकड़हारे की बीवी थी,
कुछ दिन पहले उसकी लाश पेड़ से लटकी मिली थी। पुलिस ने कहा आत्महत्या है, लेकिन गांव में सबको पता है कि मामला कुछ और था। दोनों के बीच लड़ाई होती रहती थी। 5 साल की शादी और कोई बच्चा नहीं। उसका पति दुखी रहता था, लेकिन लोग कहते हैं उसने ही उसे मार डाला। मेरी रूह कांप गई। वो जो मुझसे कह रही थी वो सब सच था। औरत वाकई मारी गई थी और अब शायद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। राम ने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, साहब, अब हमें किसी तांत्रिक से मिलना होगा। यह मामला आम नहीं है। राम मुझे उस गांव के थोड़े अंदर एक पुराने से घर में लेकर गया। घर बाहर से टूटा फूटा सा था। दीवारें काली पड़ी थीं और छत से सूखे नींबू लटक रहे थे। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, नंगी छाती, माथे पर बड़ी सी भस्म की टिकटी, आंखें आधी बंद, लेकिन जैसे मेरी मौजूदगी से सब समझ गया हो। उसने राम की तरफ बिना देखे कहा, ले आया तू इसे? राम ने हां में सिर हिलाया और फिर मेरी तरफ इशारा करते हुए बोला, साहब, सब बताना। मैं वहां बैठ गया और धीरे धीरे अपना पूरा अनुभव सुनाने लगा। वो जंगल की औरत, बाइक से जाते वक्त उसका गायब होना, रात को नींद में उसका स्पर्श, उसकी आवाज, वो वादा कि वो अब मुझे नहीं छोड़ेगी, और सबसे डरावनी बात, उसका कहना कि उसके पति ने उसे मार दिया। वो तांत्रिक एकदम शांत बैठा रहा। मेरी बात खत्म होते ही उसने आंखें खोलीं। उसकी नजर मेरे आर पार उतर गई। फिर बहुत धीरे से बोला, तू बहुत बड़ी भूल कर बैठा है बेटे। उस जगह रुक कर पेशाब करके तूने उसे खुद बुलाया। तूने अपनी मौजूदगी उसे दे दी और अब वो तुझसे बन चुकी है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कांपती आवाज में पूछा, अब क्या होगा? वो बोला, वो मरी नहीं थी, उसे मारा गया था। और जिनकी मौत अधूरी होती है, उनका गुस्सा, उनका दुख, वो किसी इंसान के बस का नहीं होता। ऐसी आत्माएं सही गलत का भेद भूल जाती है। बस उन्हें कोई चाहिए होता है जिससे वो चिपक सकें, अपनी अधूरी बात पूरी कर सकें। मैंने पूछा, तो क्या मैं मर जाऊंगा? उसने गहरी सांस ली, फिर पीछे रखे एक लोटे से कुछ राख निकाली। नहीं, अगर तू आज ही ये कर ले तो शायद बच सकता है। उसने एक लोहे की कटोरी में राख दी और बोला, इसे अपने कमरे के दरवाजे और बिस्तर के चारों कोनों में छिड़क देना। 7 दिन तक इसे मत हटाना, न साफ करना, किसी को आने मत देना, और इस दौरान खुद को शांत रखना। मैंने डरते डरते पूछा, इसका दाम क्या लगेगा बाबा? उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, 20 रुपए। 20 रुपए, और शायद मेरी जान बच जाए। मैंने उसे रुपये दिए, राख संभाली और राम के साथ वापस अपने कमरे लौट आया। उस रात पहली बार मैंने उस राख से अपने दरवाजे को घेरा और बिस्तर के चारों ओर जैसे एक सुरक्षा रेखा खींच दी। मैंने 7 दिन वैसे ही बिताए जैसे तांत्रिक ने कहा था। हर कोने में राख, दरवाजे पर राख की रेखा और दिल में बर्फ जैसी खामोशी। किसी ने दस्तक नहीं दी, कोई सपना नहीं आया, और उस ठंडी बाहों का एहसास भी अब नहीं था। लगा जैसे सब कुछ वाकई खत्म हो गया। 8वें दिन सुबह उठते ही मैंने वो राख साफ कर दी। मन हल्का लग रहा था, जैसे एक लंबा बुरा सपना अब बीत चुका हो। शाम को राम आया। मैंने उसे चाय पर बुलाया और सब कुछ ठीक होने की बात की। दोनों ने चैन की सांस ली। लेकिन रात को फिर कुछ अजीब हुआ। करीब 2 बजे रात मेरी नींद अचानक टूटी। दरवाजा अपने आप चरमराया। मुझे लगा शायद हवा से हिला होगा, लेकिन खिड़की बंद थी। तभी मुझे एक और बात समझ आई। कमरे में घुसते ही एक गंध थी, वही गंध जो पहले भी महसूस हुई थी, जैसे गीले बांस और लोहे की जली हुई गंध। मैंने बत्ती जलाई, लेकिन लाइट गुल थी। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा था। और तभी मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। किसी अनजान नंबर से एक मैसेज था, सिर्फ 3 शब्द। मैं लौट आई। मेरा हाथ कांपने लगा। अब तक जो कुछ भी शांत हुआ था, क्या वो सब झूठ था? तभी मुझे एक परछाई दिखी। वही परछाई जो राख के घेरे से परे थी, लेकिन अब कमरे के अंदर थी। मैं बिस्तर से उठने ही वाला था कि एक ठंडी सांस मेरे कान के पास आकर बोली, तूने सोचा मैं चली गई? वो तो बस एक इंतजार था। असली पूजा तो अब शुरू होगी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन गला सूख चुका था। मैं कांपता हुआ दीवार के पास गया, लेकिन दीवार पर कुछ उभरा हुआ था, जैसे नाखूनों से खुरचा गया हो।
मुझे पति ने नहीं मारा, तुझ जैसा कोई मुझसे खेला था और अब तुझे सब चुकता करना होगा। उसकी ये बात मेरे अंदर जैसे पत्थर की तरह धंस गई थी। मेरे हाथ पांव सुन्न हो चुके थे। कमरे की दीवारें अब वैसी नहीं लग रही थीं जैसे वो सिकुड़ रही हों, और हर कोने से वो साया मेरे और पास आ रहा हो। अचानक मेरी सांसें तेज हो गईं, लेकिन आवाज फिर से आई, इस बार सीने के पास से। तू अब सिर्फ शरीर है, आत्मा तो मेरी हो चुकी है। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन गले से आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने बेतहाशा दीवारों पर हाथ मारे, बत्ती चलाने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ जैसे पत्थर बन चुका था। तब मेरी नजर फर्श पर पड़ी, जहां मेरी परछाई अब मेरी नहीं रही थी, वो कुछ और थी। उसके बाल लंबे थे, उसकी चाल टेढ़ी थी, और वो मुझे देख रही थी। मैं जमीन पर गिर पड़ा। उस साया ने धीरे से मेरे गाल पर हाथ रखा। वो छून ठंडी नहीं थी, वो बर्फ से भी परे मौत जैसी थी। और फिर उसने कहा, अब तुझसे कोई तांत्रिक नहीं बचा सकता, क्योंकि मैं तेरे अंदर हूं, और तेरे जरिए मैं उन सब तक पहुंचूंगी जिन्होंने मेरे जैसे औरतों को रौंदा था। मैंने आंखें बंद, बस मन ही मन बुदबुदाता रहा, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। फिर सब कुछ चुप हो गया। कब सुबह हुई पता नहीं, कब आंख खुली याद नहीं, लेकिन जब उठकर आईने में देखा, मेरी आंखें अब मेरी नहीं थी। उनके अंदर एक सन्नाटा था और एक मुस्कान जो मेरे चेहरे की नहीं थी। तो ये थी मेरी कहानी। शायद आप में से कुछ लोग इसे बस एक नींद से जुड़ी घटना कहें या मेरा वहम, लेकिन जिसने ये जिया है वो जानता है, कुछ चीजें सिर्फ डर नहीं होती, वो इंसान के अंदर उतर जाती हैं और फिर कभी बाहर नहीं जाती। थैंक यू विराज भाई और द हॉरर गाय पॉडकास्ट को मेरी कहानी सुनने और मौका देने के लिए। उम्मीद है आप मेरी इस कहानी को लोगों तक पहुंचाएंगे और शायद ये किसी और को वो गलती करने से रोक सके जो मैंने की। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने सुनी अंकुर की भेजी हुई कहानी, एक ऐसी दास्तान जो सिर्फ डर नहीं, एक चेतावनी बनकर हमारे सामने आई। जब हम सोचते हैं कि कुछ चीजें हमारे काबू में हैं, तो कभी कभी वही चीजें हमें अपने अंदर खींच लेती हैं। अंकुर ने जो महसूस किया वो कोई साधारण डर नहीं था, वो एक अधूरी आत्मा की पुकार थी जिसने जवाब मांगा और शायद अपना रास्ता पा लिया। अंकुर भाई, हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपने अपनी सच्ची, गहरी और डरावनी कहानी हम सबके साथ साझा की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक अनुभव था और आपने हमें उसमें शामिल किया। अगर आप में से किसी और के पास भी ऐसी ही कोई सच्ची डरावनी कहानी है जिसे आप इस चैनल पर सुनवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल पर अपनी कहानी लिखकर भेजिए। क्या पता अगली बार जो कहानी आप यहां सुने वो आपकी ही हो। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए आपको सबसे डरावना पल कौन सा लगा, और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल द हॉरर गाय को। मैं हूं विराज और मैं फिर लौटूंगा एक और सच्ची, डरावनी और रूह कंपा देने वाली कहानी के साथ। तब तक अंधेरे से दूर रहिए और याद रखिए, कुछ साए दिखते नहीं, लेकिन वो हमेशा यहीं होते हैं